लोहाघाट के लोहे की कढ़ाई बनी उत्तराखंड की शान। फेयर फेस्टिवल से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग में बन रही किचन की पहचान। नमस्कार, मैं हूं चंद्रवल्लभ ओली। उत्तरायणी के आज के कार्यक्रम में मैं आपको चंपावत जिले के लोहाघाट ले चल रहा हूं, जहां बाजारों के आधुनिक चमचमाते बर्तन भी हस्त निर्मित लोहे के बर्तनों को पछाड़ नहीं पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं लोह शिल्प से बने कढ़ाई, तवा, पटले, दराती सहित जन उपयोगी बर्तनों की। लेकिन इस सब में लोहाघाट क्षेत्र की लोहे की कढ़ाई का विशेष महत्व है। हर प्रकार के भोजन बनाने में लोहे की कढ़ाई मेडिसिन का काम करती है। वैसे तो चंपावत जिला लोह शिल्प में अग्रणी रहा है, लेकिन लोहाघाट के हस्तशिल्प लोह उत्पादन अपना अलग ही महत्व रखते हैं। 400 वर्ष पूर्व से आज़ादी तक लोहाघाट के निकट लधौन, मंगल लेक के क्षेत्रों में खदानों से कच्चा लोहा निकालकर उसे स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण कर लोहे के बर्तन बनाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे कुशल शिल्पी कम होते गए और फिर ये खदानें व स्थानीय स्तर पर लोह का उत्पादन बंद हो गया। मगर इस पेशे से जुड़े लोग कानपुर से लोहा मंगवाकर लोह शिल्प का कार्य करते रहे। मशीनी युग शुरू होने के बाद हस्तशिल्प के काम में गिरावट आने लगी, तो लोगों ने धीरे धीरे अपने पुश्तैनी कार्य छोड़ अन्य कार्य करने लगे। लेकिन जो लोग इसी कार्य में लगे रहे, वह आज भी इस लोहे से बने बर्तनों से अपनी आजीविका चला रहे। आज मैं लोहाघाट से 20 किलोमीटर दूर लधौन में अपने पुश्तैनी कार्य को जीवंत रख रहे लोगों से बात करता हूँ। मेरे साथ हैं अर्जुन लोहिया, उनसे जानते हैं यहाँ की कढ़ाई के बारे में। नमस्कार लोहिया जी, ये जो आप कढ़ाई बना रहे हैं, इसमें कितना समय लगता है, इसका सामान कहाँ से लाते हैं, और पूर्व में जो यहाँ लोहे की खानें होती थी उसके बारे में भी कुछ जानकारी साझा कर दीजिए। मेरा नाम अर्जुन लोहिया है और आप जहां आज मेरे साथ हैं, यह गांव लधौन है, जो कि पार्टी विकास खंड का दुरुस्त गांव है। इस गांव में लगभग 80-90 परिवार रहते हैं, जो पुश्तैनी लौह शिल्प का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ कुछ अलग अगल बगल के गांव भी हैं, जहां लौह शिल्प का काम किया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि इस क्षेत्र के लौह शिल्प के बारे में जानकारी दे दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 400 साल पूर्व से देश की आज़ादी तक हमारे क्षेत्र में लोह की अयस्क खानें हुआ करती थी। अगर कहें तो जिसमें मंगल लेक है, बारसी है, लोहाघाट है, गंगोलिया हाट है। इन खानों से हमारे पूर्वज कच्चा लोहा निकाल कर उसे खुद प्रसंस्करण किया करते थे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अन्य लोगों को बेच दिया करते थे, जिस कारण यहाँ से बने लोहे के तथा इससे बने उत्पादों की मांग बहुत हुआ करती। दूर दूर से व्यापारी आते थे। उस समय पैसों का प्रचलन बहुत कम होने के कारण व्यापारी लोग यहाँ आते थे। लोह उत्पाद खरीदने के बाद बदले में अनाज व कपड़े अन्य वस्तुएं विनिमय में की जाती थी। आज़ादी के बाद यहाँ के निपुण व कुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों की मृत्यु हो जाने या पुश्तैनी कार्य के प्रति रुचि न रखने के कारण क्षेत्र की लोहे की खानें धीरे धीरे बंद हो गई। लोह प्रसंस्करण खत्म हो गया। तब लोह उत्पाद से अपनी आजीविका चलाने वाले शिल्पकार कानपुर से लोहे की चादरें व रॉड मंगवाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें मेहनत ज़्यादा और पैसा कम होने के कारण युवा लोग इस कार्य से हटने लगे। आज वह बेमुश्किल से 90 परिवारों में से 2 दर्जन परिवार इस कार्य को कर रहे हैं। हालांकि हस्तशिल्प बर्तनों की आज भी मांग है। यहाँ के बर्तन किचन से लेकर केबिन तक भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। लेकिन सिर्फ आवश्यकता है इन शिल्पकारों के उत्थान की। इन्हें रॉ मटेरियल, आधुनिक उपकरण व संसाधन उपलब्ध कराने की, ताकि उनका जीवन स्तर बढ़ सके, इन्हें फिर से नई पहचान दिलाई जा सके। हालांकि सरकारों द्वारा बहुत सारी योजना के माध्यम से उनके उत्थान के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो अभी भी नाकाफी बना हुआ है। धन्यवाद लोहिया जी। श्रोताओं, सरकार द्वारा भी लोह शिल्प को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिले में भी लोह शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रोथ सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसमें इन लोगों को विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं। इस संबंध में जिले की परियोजना अधिकारी बिम्मी जोशी मैम से जानते हैं इस ग्रोथ सेंटर के महत्व के बारे में
वह वहाँ क्या क्या सुविधाएं इन लोगों के लिए स्थापित की गई हैं, इस बारे में। जी मैम। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमारे जनपद चंपावत में स्वयं सहायता समूहों का, ग्राम संगठनों का और जो हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं उनका गठन किया गया है। जनपद चंपावत में लोहाघाट में पुश्तैनी तौर पर लोहे के बर्तन बनाने का कार्य किया जाता रहा है। जो भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके तहत वहाँ हम लोगों ने एक ग्रोथ सेंटर स्थापित किया था, जिसमें उन्हें कटिंग और मोल्डिंग के कार्य हेतु मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इन मशीनों के कारण जो लौह बर्तनों के निर्माण में लगने वाला समय था, उसमें काफ़ी कमी आई है और जिस कारण से उनका प्रोडक्शन का वॉल्यूम भी बढ़ा है। और जो लोह ग्रोथ सेंटर है हमारा, उसका मुख्य आकर्षण उसकी कढ़ाइयाँ और इंडक्शन पैन्स हैं। आप जानते हैं कि लोग जो हैं आजकल स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हैं, तो इस जागरूकता के बढ़ने के कारण जो ग्रोथ सेंटर में बने हुए जो लौह के उत्पाद हैं, उनकी मांग भी बाजार में काफ़ी बढ़ी है। धन्यवाद मैम। श्रोताओं, हस्तशिल्प कला के साथ साथ आजीविका का भी सरल माध्यम है। हुनरमंद लोगों के लिए आजीविका के रास्ते स्वतः ही बनते चले जाते हैं। इसी का उदाहरण जिले के लोहाघाट की कढ़ाई है। इस कढ़ाई को पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लोहाघाट में एक ग्रोथ सेंटर का निर्माण किया गया है। यहाँ लोह शिल्प के कारीगरों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही इस ग्रोथ सेंटर में पुरुषों के साथ विभिन्न स्वयं सहायता की महिलाएं भी लोह शिल्प के निर्माण में अपना सहयोग कर रही हैं। यहाँ बर्तन बनाने के साथ ही अन्य वस्तुओं का भी निर्माण होता है और ये बर्तन विभिन्न फेयर फेस्टिवलों, मेलों, ऑनलाइन माध्यम से देश के कोने कोने में लोगों की रसोई की शान बन रहे हैं। इस ग्रोथ सेंटर को चला रहे अमित कुमार से जानते हैं लोहाघाट की कढ़ाई के बारे में। अमित जी, जैसा कि लोहाघाट की कढ़ाई उत्तराखंड की शान बन चुकी है, आप अपने बारे में व लोहाघाट की कढ़ाई के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी उपलब्ध करा दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार, मैं उत्तराखंड चंपावत लोहाघाट से। लोहावती नदी के किनारे बसा हुआ लोहाघाट लौह शिल्प के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का आसपास का क्षेत्र लौह नगरी के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। प्राचीन समय से ही यहाँ पर लोहे की खान हुआ करती थी और यहाँ पर परंपरागत तरीके से लोहे के बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन उचित बाजार न मिलने के कारण यह शिल्प विलुप्ति की कगार पर आ गया था और लोग रोज़गार के लिए दिल्ली, बॉम्बे या बड़े बड़े शहरों में लोग जाने लग गए थे। क्योंकि लोहार गिरई मेरा पुश्तैनी काम रहा है, तो मेरे बचपन से ही यह ठान लिया था कि मैं अपने पहाड़ में ही रोज़गार करूँगा और अपने पुश्तैनी काम को एक नई पहचान दिलाऊँगा। फिर मैंने स्थानीय मेलों में अपनी दुकान लगाई और योजनाओं का लाभ उठाते हुए मैंने अपना काम शुरू किया और जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने हमारे लौह शिल्प को आगे बढ़ाने के लिए मुझे राज्य और राज्य से बाहर विभिन्न मेलों में, सरकारी मेलों में मुझे भेजा, जिससे मैं अपने लौह शिल्प को लोगों तक पहुंचा पाया और उसको एक नई पहचान मिलनी शुरू हुई। जिला प्रशासन के द्वारा अभी यहाँ पर ग्रोथ सेंटर भी हमारा खोला गया है, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी अब लौह शिल्प में हमारे यहाँ अब काम कर रही हैं। और मैं अपने युवा भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग दिल्ली, बॉम्बे या विदेशों में जो पैसा आप लोग कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसा आप लोग अपने पहाड़ में कमा सकते हैं। और सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे अभी पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई गई है, जिससे आप लोग अपने रोज़गार कर सकते हैं और बहुत कल्याणकारी योजना ये मानी जाएगी। मैं जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारे लौह शिल्प को आगे बढ़ाने के लिए हमारा योगदान दे रही है। धन्यवाद अमित जी। श्रोताओं, जैसा कि अमित जी ने बताया कि उन्होंने रोजगार के लिए बड़े बड़े शहरों की ओर पलायन न करते हुए अपने कौशल का यहीं पर परिचय कराया। आज उसी का प्रतिफल है कि उनके उत्पाद देश के कोने कोने में जा रहे हैं, लोगों की पसंद बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने इस कार्य से सैकड़ों लोगों को भी जोड़ा है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि वे सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ें और अपने घर पर ही, अपने क्षेत्र पर ही स्वरोजगार अपनाएं, खुद रोजगार पाएं और दूसरे लोगों को भी रोजगार से जोड़ें। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।